नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्वतंत्र भारत की राजनीति में। स्वतंत्र भारत की राजनीति में क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक को हम लगातार आपके लिए वीडियो मेकिंग कर रहे हैं। और इसी बुक में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत की राजनीति में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग के चैप्टर की हमने बात की। उसके बाद में हमने बात की है एक दल का दौर की बात की है। और इस एक दल के दौर के चैप्टर के आगे इस एक दो दल के का ये जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया है, आप जाकर देख लेना। और आज हम बात करेंगे कि भारत की अपोजिशन पार्टी और भारत के कितने भी राजनीतिक दल हैं उनको हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। चाहे वो स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी पार्टियों को इस जो वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक दो वीडियो इसमें मेरे मेरे पुराने ऐड किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास के बारे में बात की गई है, बीजेपी पार्टी के इतिहास के बारे में बात की गई है, आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में बात की है। तो ये वीडियो मिलेगा। इसके साथ में ये जो ये पहले वाले वीडियो और अब के वीडियो क्या है, दोनों क्या है एकजुट होके पूरा ये आज का वीडियो है भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। तो इसलिए आपको अगर स्वतंत्र भारत की राजनीति में विपक्षी पार्टी और वर्तमान पार्टी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को शूट करने वाले हैं। तो पहले आप इन तीन वीडियो को देखिए और लास्ट में आज के वीडियो में हम स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन वीडियो की हम बात करेंगे। तो एंजॉय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो इससे पहले हम बात करते हैं ये पार्टी कहाँ से आई और कैसे इसका उदय हुआ। तो इस पार्टी का उदय हुआ था 2011 में। इंडिया अगेंस्ट एक मूवमेंट चला था जिसको लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति में अवेयरनेस और जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ऐसे कहते हैं कि राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने 2012 में क्या किया, 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लोकपाल की मांग करते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इसी जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कहते हैं इसके साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण जैसे लोग जुड़ गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सारे क्या है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और इन सबको लीड करते हुए ये सारे इस जो मूवमेंट है इसमें भाग ले रहे थे, जो अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था। अन्ना हजारे के मूवमेंट को देखते हुए उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें संसद में या फिर विधानसभा में बैठना चाहिए ताकि हमारी बात और मान जाए और मान ली जाए। और इन सारी बातों को मनवाने के लिए ऐसे कहते हैं कि केजरीवाल से सहमत नहीं होते हैं अन्ना हजारे। और केजरीवाल अपने साथियों के साथ मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर ये नई पार्टी का अलाउंस करते हैं और उस पार्टी का नाम होता है आम आदमी पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी है इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 2012 को। 26 नवंबर इसलिए गठित किया गया है कि 26 नवंबर को ही हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था। और आज हम संविधान दिवस भी बनाते हैं 26 नवंबर को। तो ये इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देश में करप्शन खत्म करना, और इसके लिए प्रयासरत हैं और आज भी ये कह रहे हैं। रहे इस पे पार्टी की जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के हिसाब से हम बात करें तो ये पिछले लगातार 3 बार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद इसके जो संस्थापक भी हैं और मुखिया भी हैं, ये इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके साथ में प्रेजेंट में इसकी एक अन्य स्टेट है पंजाब। पंजाब में भी इसकी सरकार है। और ये जो पंजाब में जो इनकी सरकार है ये भी इनके लिए काम कर रही है। इसके साथ में राज्यसभा में प्रेजेंट में इनके जो 10 सदस्य राज्यसभा में है और एक सदस्य इनका लोकसभा में है। पंजाब में इनके 117 में से 92 मेंबर्स हैं विधानसभा में, जिनके इनके जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत मान है। दिल्ली में 64 सीटें हैं 70 में से। दिल्ली में सबसे ज्यादा इनका दबदबा है। इसके साथ में हम बात करें तो इसके गुजरात जो विधानसभा है इसमें टोटल 198 में से 5 सीटें हैं और गोवा में इनकी 2 सीटें हैं। इनका एक विद्यार्थी मोर्चा भी चलता है, एक संगठन चलता है जिसको बोलते हैं छात्र युवा संघर्ष समिति। ठीक है।
और स्वराज्य की स्थापना करना इस पार्टी का मुख्य मकसद है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति और अधिकारी रहे हुए हैं, और इन्होंने ये कहा है कि हम लगातार प्रयास करेंगे कि राजनीति में सुधार करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी जो है, इसका जो मूवमेंट्स है, ये हमें देखने को मिलता है। और ये पार्टी देखते हैं आगे जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, उसमें इसकी क्या स्थिति है। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस पार्टी। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान के बारे में। कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. हुम। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की स्थापना करने के पीछे जो मकसद अंग्रेजों का था वो ये था कि ये क्या कर रहे थे कि इनको अंग्रेजों के द्वारा इनको सहयोग लेना था भारतीयों का। इसलिए इनको क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया गया अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। ये जो संगठन है ये आगे चलकर क्या करता है, एक पार्टी का रूप ले लेता है। ये नेशनल पार्टी बन जाती है और आगे चलकर ये अंग्रेजों के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय आवाज को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी क्या करती है, आजादी के आंदोलन में कूद पड़ती है। और आजादी के आंदोलन में कूद पड़ने के साथ में ही ऐसे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो जाते हैं। 1893 में इस पार्टी से एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम है महात्मा गांधी, जो आगे चलकर 1915 में इसको पूरी तरह से ज्वाइन करते हैं। ऐसे कहते हैं महात्मा गांधी ने जैसे ही इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो 1915 में भारत में आते हैं, और उसके बाद में इस पार्टी की खूब सारी जो कमियां हैं, खूब सारी जो अच्छाई हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसके बाद में इस पार्टी का जो आंदोलन था उसको जन आंदोलन बना देते हैं। इस पार्टी के अनेक सारे अधिवेशन हुआ। जो इसका पहला अधिवेशन था वो बंबई के मोतीलाल तेजावत जो विश्वविद्यालय जो स्कूल थी उसमें हुआ था। उसके बाद में ये लगातार ये पार्टी देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान देती रहती है। जैसे ये अपना कार्य तीव्र गति से कर रही थी, ये अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेती है। असहयोग आंदोलन, सहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये कांग्रेस तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती है। और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग मजदूर रहते हैं, पिछड़े हुए वर्ग रहता है, साथ में काम करने वाले वर्ग रहते हैं। अनेक इसके लीडर्स हैं जो लगातार इसको इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और लगातार इसके लीडर्स है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, साथ में आपके जो जिन्ना थे वो भी इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारे लीडर्स हैं इससे जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में ये पार्टी लगातार राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। और इस पार्टी को 1947 में देश को आजाद करने का अवसर मिलता है। और जैसे आजाद होता है उसके बाद में इस पार्टी में ऐसे कहते हैं कि ये पार्टी नेशनल पार्टी के साथ में ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। और पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा है इसको हमारा निर्वाचन आयोग देता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। और ये हमारे पहले जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी, आम चुनाव की बात की थी, इसने आम चुनाव जारी कर दिए। और ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है। और 489 में से 364 सीटें नेहरू के नेतृत्व में जीती जाती है। और लगातार ये पार्टी क्या कर रही थी, अपना जो डोमिनेंस है वो स्थापित करते जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि नेहरू लगातार इसी पार्टी से 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं। 1952, 1957, 1964, 1962 के चुनाव में बहुमत के आधार पर जीत हासिल करती है। और उसके बाद में जैसे जैसे ऐसे कहते हैं 1964 में नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद में शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी इसी पार्टी के होते हैं। और जो शास्त्री की डेथ होती है उसके बाद में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, वो भी कांग्रेस पार्टी की होती है। वो 1977 तक रहती है। 1977 में पहली बार कांग्रेस को बड़ी हार मिलती है और पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम होता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है इस पार्टी को ऐसे कहते हैं कि
इसी पार्टी में से निकले हुए व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कहते हैं इस पार्टी को हराने में कामयाब होते हैं। उसके बाद 1980 में वापस डोमिनेंस में आती है और लगातार 1984 तक रहती है। उसके बाद राजीव गांधी इसके प्राइम मिनिस्टर, इसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लगातार ये पार्टी लगातार अपने उतार चढ़ाव के माध्यम से ये पार्टी मेजोरिटी में बनती रहती है। आगे चलकर ये पार्टी गठबंधन सरकार के रूप में सामने आती है, जिसमें हमने देखा 2004 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। 2009 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह सेकंड, जिसको यूपीए सेकंड बोलते हैं। यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइट प्रोग्रेसिव फंड। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी हमें देखने को मिलती है। और प्रेजेंट में ये पार्टी विपक्षी पार्टी है, जिसके वर्तमान जो लीडर है वो राहुल गांधी है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी वर्तमान और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें इस पार्टी की विचारधारा के बारे में, तो ये पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है और सेकुलर विचारधारा को बढ़ावा देती है। इस पार्टी का अपना जो इतिहास है ये काफी इसका इतिहास संघर्षशील इतिहास रहा है, जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि खूब सारी योजनाओं के माध्यम से और खूब सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी के बारे में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इस पार्टी की स्थापना कब हुई है। इसकी जो अधिवेशन की लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ इसमें डाल दूंगा, तो इसमें आप देख लेना। अधिवेशनों के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ। जितने भी 1885 से लेकर वर्तमान तक जो इसके अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। साथ में इसके महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं उसके बारे में आपको इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन से लीडर कब रहे थे। साथ में सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है, या फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जैसे जो बड़े लीडर है वो इस पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन लीडर्स का जो योगदान है वो कैसा इस पार्टी के साथ में रहा था उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसके साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से ये जो पार्टी है ये कैसी विचारधाराओं को समर्थन करती है। ये ऐसे कहते हैं कि ये सेंट्रल पार्टी है, ये ना तो वेस्ट है, ना तो लेफ्ट है, ना राइट है। ये सेंटर विचारधारा है की पार्टी है और ये सभी को डेमोक्रेसी को और सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है ये पार्टी। तो ये जो हमने आज इस वीडियो में चर्चा की है वो एक जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान तक डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको इसमें क्यूरी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बीजेपी पार्टी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कांग्रेस की पार्टी के इतिहास और वर्तमान के बारे में। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, हमारे जो राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने कांग्रेस के बारे में बेसिक डिटेल बताई थी और आज इस वीडियो में हम बीजेपी के बारे में बताएंगे। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इससे पहले जो पार्टी थी ये क्या है कि एक संगठन से जुड़ी हुई है जिसका नाम है आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है। 27 सितंबर 1925 में हुई है आरएसएस की स्थापना। ठीक है, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि भारतीय जनसंघ पार्टी थी, उसकी वो जो उससे ऐसे कहते हैं जुड़ी हुई है। बीजेपी की जो बैकअप पार्टी भारतीय स्वतंत्र पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, ये सारी इस पार्टी से जुड़ी हुई है। 1925 में स्थापित आरएसएस है वो इसकी मेन ब्रांच मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि इस संगठन से ये पार्टी निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी है जो बीजेपी है, जो प्रेजेंट में एनडीए के जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उससे जुड़ी हुई पार्टी है। और इसके साथ में जो इसके प्रेजेंट जो लीडर है नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, 2019 में जो इस पार्टी ने जो मेजोरिटी हासिल की थी उसकी संख्या 303 थी। ठीक है, उससे पहले 2014 में जो इलेक्शन हुए उसमें 282 सीटों के साथ में आपको पता है कि मोदी जी सबसे ज्यादा, राजीव गांधी के बाद में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आए, सबसे ज्यादा बहुमत इनको मिला। ठीक है, उससे पहले हमने बात की कि उससे पहले इसके जो लीडर थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो 2009 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उससे पहले 2004 की जो इलेक्शन है वो भी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, तो हमने मोदी जी की बात की 2019 में और 2014 में। उसके बाद में हमने बात की किसकी थी, उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जो 2 इलेक्शन 2014, 2009 और 2004। ठीक है, उससे पहले जो इसके लीडर थे वो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों की मेहनत का परिणाम ही बीजेपी है।
ठीक है। आज जो प्रेजेंट की जो बीजेपी जिसको नरेंद्र मोदी जी जो लीड कर रहे हैं, उनको उनको जो बनी बनाई जो पार्टी मिली है ना, उनके पीछे जो बैकअप जो काम किया है ना, ये सुषमा स्वराज इसकी जो लीडर रही है, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। ये पार्टी इसके और बैकअप की बात करें तो इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। उसके बाद में ये पहला चुनाव लड़ती है 1984 में। 1984 में जो पहला चुनाव लड़ती है उसमें इसको मात्र 2 सीट मिलती है। 2 सीट मिलने का कारण पीछे ये था, इन्होंने काम तो बहुत किया था। आपको बताया 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि इस पार्टी ने क्या है, इसको ऐसे कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी का जो शोक है ना, ये शोक सभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, ऐसा कहा लालकृष्ण आडवाणी ने। और ऐसे कहते हैं कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी ऐसे कहते हैं कि शुरुआत में 2 सीट लेकर आती है। उसके बाद में दूसरे जो चुनाव होते हैं वो 1989 में होते हैं। 1989 में कार्यकाल खत्म होता है। उसके बाद में आपको पता है कि जो राजीव गांधी 84 के इलेक्शन के बाद में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, जो सबसे बड़ी लोकसभा के रूप में हम देखते हैं इसको। ठीक है। आगे फिर बात, इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले पार्टी ये जनसंघ से जुड़ी हुई थी, जिसने 1951 में इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन, जो तीसरे नंबर की सबसे पार्टी थी। 1951 के इलेक्शन की हमने बात की थी। 1951 में पहले नंबर की पार्टी थी, उसका नाम था कांग्रेस, जिसकी 364 सीटें आई थी। दूसरे नंबर की पार्टी थी वो थी हमारी CPI, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। उसकी 16 सीटें आई थी। और तीसरे नंबर भारतीय जनसंघ थी, जिसकी 3 सीटें आई थी। ठीक है। और आगे चलकर ये पार्टी ऐसे कहते हैं स्ट्रगल करती है, और आगे चलकर राजीव गांधी तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसके साथ मोरारजी देसाई हैं जो पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इनसे जुड़े हुए हैं। बीजेपी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, ये ऐसे कहते हैं कि ये कल्चर को बढ़ावा देती है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देती है। ये वन नेशन वन राष्ट्र और वन कल्चर की बात करती है। एक राष्ट्र जिसकी एक संस्कृति हो, उसको ये बढ़ावा देने का प्रयास करती है। परंपरागत पार्टी है, जिसको राइटिस्ट पार्टी कहते हैं। मतलब ये कि अब बताइए जब पार्टी की हमने बात की थी, हम आगे आपको बताएंगे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होता है। तो ये जो पार्टी है ये राइटिस्ट पार्टी है, और ये पार्टी कल्चर को, रिलीजन को, इनको अपने ऐसे कहते हैं अपने डोमिनेंस में रखती है। और ये जो पार्टी है प्रेजेंट में 9 साल से ये पार्टी मेजोरिटी में है, भारतीय जनता पार्टी है। और दिसंबर 2024 में इस पार्टी का कार्यकाल खत्म होगा मई में, उससे पहले इलेक्शन होंगे लोकसभा के। तो आगे फिर हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी में आती है। तो ये जो बीजेपी का इतिहास था और वर्तमान था, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं ये आज भी ऐसे मानते हैं कि हमारे जो कल्चर को जो बचाए रखने में सबसे ज़्यादा सहयोग कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो सिलेबस में जो पार्टी बीजेपी है उसके बारे में हमने देखा है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने इतना सुना, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, तो हम इसी वीडियो में आगे हम बात कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये ऐसे कहते हैं कि 1917 की जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई, 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति में हमें देखने को मिलती है। मतलब 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, उस रूस की क्रांति के बाद में हमारे सामने देखने को मिलता है कि कुछ कम्युनिस्ट दल हैं वो उभरे थे, और रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही पूरे विश्व में ऐसे कहते हैं, विशेषकर एशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ है। ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी ये पार्टी काफ़ी सक्रिय थी, और उसमें सबसे अहम रोल है वो जर्मनी का है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये ऐसे कहते हैं कि हमारे पास में 1920 के बाद में हमारे पास में आती है, और जर्मनी के खिलाफ है ना ब्रिटेन का समर्थन इस पार्टी ने दिया था। और ये पार्टी क्या कर रही थी, सुचारू रूप से हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू वेलफेयर सिटीजन, अकॉर्डिंग टू ये क्या कर रही थी, जर्मनी के साथ में कांग्रेस और अन्य दल है ना, ये लगातार ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। ऐसे कहते हैं आज़ादी के तुरंत बाद में 1947 में कम्युनिस्ट ने ये कहा था कि ये जो भारत को आज़ादी मिली, ये सही आज़ादी नहीं मिली है, इनका विरोध किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने अपनी ऐसे कहते हैं अपनी शस्त्र सेनाओं का प्रयोग इसके ऊपर किया, तो फिर बाद में आगे चलकर ये भारतीय संविधान को मानने लग जाती हैं,
और भारतीय संविधान को मानने के साथ ही 1951 में हुए जो चुनाव थे उसमें ये चुनाव लड़ते हैं। और इस चुनाव में, पहले चुनाव में इसको 16 सीट प्राप्त होती है, 16 सीट लोकसभा की प्राप्त होती है। वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्राप्त होती है। ओके, इससे जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं जिसमें एन के गोपालन, जो आपके सामने स्क्रीन पर देखे हुए हैं। एन के गोपालन एक केरल के नेता हैं। और इसके साथ में इसी पार्टी में 1964 में इसका डिवाइडेशन हो जाता है। एक पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाती है और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी हो जाती है। ओके, और 1952 में चुनाव हुए, उसमें 16 सीट और पहली ये अपोजिशन पार्टी मानी जाती है। इससे जुड़े हुए नेता आपके स्क्रीन के सामने हैं, जिसमें एन के गोपालन है, एस ए डांगे है, ई एम एस नमूद्रीपाद है, सी पी सी जोशी है, अजय घोष है, पी सुंदरिया जैसे लीडर से जुड़े हुए हैं। 1925 में ये पार्टी स्थापित हुई और 1964 में इसके दो टूक हो गए, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दो, इसका कारण ये है कि चीन की और सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से अलग थी, लेनिन और स्टालिन की विचारधारा से अलग किया गया, क्योंकि चीन ने हमारे पर हमला कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये देखने को मिलती है। ओके, हम अगले पर चले तो अगली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक है। 1951 में ये पार्टी बनी हुई है। इसका जो बैकअप संगठन है उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ये पार्टी एक देश एक संस्कृति की बात करती है और आगे चलकर ये पार्टी अखंड भारत के लिए कहती है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक राष्ट्र होना चाहिए। और इसने 1964 में जो चीन ने परमाणु परीक्षण किया था उसका भी क्या करती है, उसका विरोध करते हुए भारत की सरकार को भी ये कहती है कि भारत सरकार को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। इससे जुड़े हुए जो लीडर हैं वो दीनदयाल उपाध्याय भी हैं। दीनदयाल उपाध्याय भी भारतीय संसद के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। 1950 में इस पार्टी ने एज ए जनसंघ के रूप में चुनाव लड़ा और 1952 में 3 सीटें इसने प्राप्त की, 1957 में 4 सीटें प्राप्त की। आगे चलकर ये विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी है और विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। और इससे जुड़े हुए नेता दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलवंत मगोग जैसे लीडर इसमें पाए जाते हैं। और वर्तमान में इस पार्टी की जगह हमारे पास बीजेपी पार्टी है, जिसका वीडियो आपने पहले अभी देखा है। ओके, और लास्ट जो पार्टी है ये इसकी बात होगी, ये देखो, ये स्वतंत्र पार्टी। ये शायद अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके बाद में इसमें इसकी बात कर लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी का जो गठन हुआ है वो हमारे सामने ऐसे 1959 में हुआ है, मतलब जो दूसरा आम चुनाव उसके बाद में हुआ है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें खेतीहर जो सहकारी से जुड़े हुए लोग और सरकारी अधिग्रहण से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हुए हैं। इससे जुड़े हुए जो नेता हैं वो सी राजगोपालाचारी है, के एम मुंशी है, एन जी रंगा है, मीनू मसानी है। ये देखो, ये कांग्रेस लीडर थे जो आगे चलकर इस पार्टी को, स्वतंत्र पार्टी को समर्थन करते हैं। और ये पार्टी कांग्रेस की में से निकली हुई पार्टी मानी जाती है। और ये पार्टी अर्थव्यवस्था में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप रखना चाहती थी। सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस से जुड़े हुए लीडर थे वो भी इसके साथ थे। सरकार की गलत नीतियों का ये विरोध कर रही थी और विरोध करते हुए इन्होंने जो पूंजीवादी मॉडल है, जो ऐसे कहते हैं राजा महाराजाओं का जो लोगों के ऊपर शासन था, तो उसके लिए ये पार्टी क्या करती है, काम करती है। और सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, आगे चलकर हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, वो इस पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्तमान में इस पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, स्वतंत्र पार्टी और इन सारी पार्टियों के बारे में हमने यहाँ इस वीडियो में जिक्र किया है। कोई भी इन पार्टी से संबंधित कोई भी आपकी विचारधारा, कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें ट्यूशन करके पूछ सकते हैं। और किसी इस वीडियो की सीरीज में कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।